स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी जेक बोर्ड से 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और साइंस का पेपर दोस्तों 27 मार्च को देने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा दोस्तों आप सभी का मॉडल पेपर जो जारी हुआ है, मॉडल प्रश्न पत्र दोस्तों 2023 का हम लोग आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10 विषय विज्ञान यानी कि साइंस का समय दोस्तों आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा। पूर्णांक की बात करें तो दोस्तों 40 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों एक बात क्या है कि आप सभी को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिया जाएगा, उसके बाद 5 मिनट बाद दोस्तों आप सभी को सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ठीक है, और आपका विज्ञान का जो एग्जाम है दोस्तों ये 27 मार्च को लिया जाएगा। तो वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि झारखंड बोर्ड के द्वारा 2023 में जो है निकला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर ठीक है पिछले कुछ दिनों से क्लास 10 का तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी किया जाता है, और उसका दोस्तों ये प्रमाण है मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर में दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन में जो तैयारी कराया हूं वहीं से लिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों मैं वीडियो लाता हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा। और दोस्तों 27 मार्च का क्वेश्चन पेपर का वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है। ठीक है, विज्ञान का। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, और यह प्रश्न दोस्तों करीबन हम जो है 15 बार जो है आप सभी को बताएं। ठीक है, 15 बार दोस्तों वीडियो में ये प्रश्न का सोल्व कराएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कराया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर का प्रश्न है, और ये भी दोस्तों कई बार आपको जो है मैं यहां पर सोल्व कराया हूं। ये 2 नंबर का प्रश्न। ठीक है, प्रश्न पूछा था कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं प्रकथा त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, संबंध बताना। कैसा संबंध है? अगर गोलीय दर्पण दोस्तों कोई भी दर्पण लीजिए, अवतल लीजिए या उत्तल लीजिए। ठीक है, मान चलिए ये आपका जो है अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में पूछ रहा है कि एफ और आर के बीच जो संबंध क्या होता है। ठीक है, एफ और आर के बीच जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है एफ बराबर आर बटे 2, यानी कि जो फोकस दूरी होगा ये त्रिज्या का कितना होगा? आधा होगा। कितना होगा? आधा होगा। इसलिए दोस्तों मैं इस प्रश्न को हर एक बार आपको जो बता रहा हूं, क्योंकि VVI इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर का जो प्रश्न है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है, यानी कि दोस्तों यहां पर अपवर्तित रहती है तो वेग और तरंग दैर्ध्य दोस्तों ये अपवर्तित नहीं रहती है, बल्कि यहां पर आवृत्ति इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति जो है प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में यह ऐसी भौतिक राशि है जो अपवर्तित ही रहती है। ये दोस्तों कराया हुआ प्रश्न ये भी। ठीक है, और अगर दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों आप सभी का जो 27 मार्च को जो विज्ञान का पेपर देंगे, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको देखने को मिलने वाला है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों को जितना भी है अगर आप उसने शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, अब चलिए अब ये 4 नंबर का जो प्रश्न पूछता है, यह पूछता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। कैसी क्षमता होगी? 1 मीटर है। ठीक है, मीटर में है तो इसका आंसर भी मीटर में होता है। आपको पता है कि जो अब आप डायोप्टर निकालेंगे क्षमता निकालेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा मीटर में होता है। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सूत्र याद होना चाहिए। मैं 100% हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आपको 100% सभी का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र याद रहेगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कठिनाई नहीं होगा। ठीक है, चलिए 1 मीटर फोकस दूरी और वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, यानी P पूछा दोस्तों, P पूछा है, यानी कि आपका जो होगा फॉर्मूला हो जाएगा 1/f होगा। P बराबर हम लोग लिखें दोस्तों 1 और f दोस्तों आपका 1 दिया है 1, और 1 से 1 को भाग दीजिएगा तो 100 ना 10 आएगा, सीधा सीधा क्या आएगा? 1 आएगा। 1 से भाग दीजिएगा दोस्तों तो एक ही आंसर आपको प्राप्त होगा। लेकिन अब ये भी आपका डाउट है कि एक जो आएगा, एक डायोप्टर जो आएगा, ये क्या माइनस में होगा, क्या प्लस में एक डायोप्टर आएगा? तो मैं दोस्तों हर एक वीडियो में ये भी प्रश्न बताया हूं कि जो भी अगर उत्तल लेंस की बात आए, ध्यान सुनिएगा, जो भी आपका उत्तल लेंस की बात आए तो वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि एक डायोप्टर इसका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक डायोप्टर, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 5 नंबर का प्रश्न बढ़ते हैं, और 5 नंबर का प्रश्न भी दोस्तों कराया हुआ प्रश्न है। अगर दोस्तों आप सभी को विश्वास नहीं तो पिछले मेरे वीडियो को देख डालिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ठीक है, और अगर दोस्तों अगर आपको नहीं मिलता है तो जाइए चैनल में विजिट कीजिए, हर एक वीडियो को देख डालिए, हर एक चैप्टर से दोस्तों, हर एक प्रश्न पत्र से दोस्तों इंपोर्टेंट प्रश्न कराया जाता है। ठीक है,
5 नंबर है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले हैं, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये पूछा दोस्तों, फोकस दूरी क्या होगी, जबकि जब पी जो है आपका जो है 4 डायोप्टर दिया गया है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। मैं तो आंसर देखते के साथ बता दूं, क्या आप आंसर देखते के साथ बता सकते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए 4 डायोप्टर यानी कि अब दोस्तों यहाँ पर एफ निकालना, तो एफ बराबर हम लोग लिखेंगे 1/p, ठीक है। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, एफ बराबर हम लोग 1/p लिखेंगे। अब बोलिएगा कि p बराबर भी 1/f लिखते हैं और f बराबर भी 1/p लिखते हैं, तो दोस्तों इसको उल्टा पलटिए, किसी भी पलटिए, फॉर्मूला यही बनता है, ठीक है। क्या बनेगा फॉर्मूला, f बराबर 1/, अब p हम लोग लगाएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, f बराबर हम लोग लिखेंगे 1 और P जो दोस्तों ये 4 डायोप्टर है। डायोप्टर हमेशा याद रखिएगा, डायोप्टर हमेशा मीटर में रहता है, डायोप्टर हमेशा मीटर में रहता है, ठीक है। और आंसर फोकस दूरी का हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा, हमेशा सेंटीमीटर में रहेगा। तो एक बराबर दोस्तों 1/4, इसको काटिएगा, क्या काटिएगा, तो 0 पॉइंट आएगा 25, 0 पॉइंट आएगा 25, क्या जी मीटर में जी, तो मीटर में आया 0.25, 25 आया तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। 0.25 को गुने 100 से क्या करिएगा, तो आ जाएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। और अगर दोस्तों आप सभी इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके जितना भी वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो आप दोस्तों इस प्रश्न को धज्जियां उड़ा देंगे। मॉडल पेपर जो आया 2023 का, वो धज्जियां उड़ा देंगे। अगर इस वीडियो इस चैनल से अगर आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं उस बंदा को पता कि किस तरह से इस चैनल पर तैयारी हो रहा है, ठीक है, और उनको आइडिया हो गया कि मॉडल पेपर को देखकर किस प्रकार से तैयारी होता है, ठीक है। अब चलिए, अब 6ठा नंबर यह प्रश्न पूछता है कि वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, और ये क्या है, वाहन के अग्रदीप। याद रखिएगा, वाहन के अग्रदीप यानी कि आगे में दोस्तों अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, वाहन के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और एक प्रश्न इससे और बनता है दोस्तों, वाहन के पार्श्व दृष्टि, ठीक है, पार्श्व दृश्य को देखने के लिए यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग होता है, यहां पर वाहन में तो आप करिएगा उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। अगर आप बाइक चलाएं दोस्तों, आप समझ जाएगा, ठीक है। कमेंट में कीजिएगा कौन कौन बाइक चलाएं, नेम के साथ कीजिएगा, तो मैं भी देखे तो मेरा विद्यार्थी बाइक चलाते हैं या हेलीकॉप्टर चलाते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब 7 नंबर पूछता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ होता है, कैसा होगा, मानव नेत्र के जिस भी भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और इसको हम लोग दोस्तों जब प्रतिबिंब बने तो इसको हम लोग 2 नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका ये है आंसर में दृष्टिपटल, और दूसरा क्या है, कमेंट कीजिए तो जरा, दूसरा क्या होगा, दृष्टिपटल का एक और नाम क्या होता है, कमेंट कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, जितना भी प्रश्न पूछते हैं कमेंट किया कीजिए, ताकि आपको जो 2023 के जो बोर्ड एग्जाम होंगे 27 मार्च को जब आप साइंस का पेपर देंगे, तो हो सकता है जो प्रश्न पूछे वह प्रश्न आपको देखने को मिल जाए, इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अब चलिए 8 नंबर का जो प्रश्न पूछता है कि सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या होता है, अनंत होता है, क्या होता है, अनंत होता है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर इसी में पूछ दे कि निकट बिंदु क्या होता है, तो 25 होगा, 25 क्या, सेंटीमीटर, नहीं जी मीटर में कभी नहीं होगा, सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब चलिए, अब 9 नंबर बढ़ते हैं। 9 नंबर ये प्रश्न है कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है, जब भी आप धूप में बाहर निकलते हैं और अगर सूर्य भगवान को देखते हैं, तो आपके जो आंख है, ठीक है, ये आंख मान के चलिए किसी प्रकार का आंख है, वो आपका जो पुतली है दोस्तों, वो आपका छोटा हो जाएगा। धूप में ज्यादा लाइट पड़ने के कारण पुतली छोटा हो जाता है, कम लाइट पड़ने के कारण जो आपका आंख का पुतली है वो बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों 9 नंबर का जो आंसर क्या हो जाएगा, पुतली हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर का दोस्तों प्रश्न है, ठीक है, कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। जो दोस्तों उत्तल लेंस का प्राकृतिक होता है वही मानव नेत्र में रहता है, ठीक है, यानी कि उल्टा और वास्तविक। अगर पूछ दिया जाए कि मानव नेत्र की जो प्रतिबिंब की जो प्रकृति है ये किस लेंस के द्वारा, किस लेंस के जैसा बनती है, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तल होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 11 नंबर है कि 1 किलोवाट आवर निम्न में से किसकी इकाई है, तो दोस्तों ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, ठीक है। चलिए अब चलिए 12 नंबर। तो 12 नंबर का प्रश्न यह है कि कूलम किसका एसआई मात्रक है जी। कूलम दोस्तों हमेशा याद रखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। और एक प्रश्न दोस्तों, विद्युत आवेश को जो आप इसका चिन्ह किस प्रकार का होता है, इसका प्रतीक किस प्रकार का होता है, कमेंट कीजिए। और 27 मार्च को धुआं कर लीजिए, ठीक है। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। आपको पता है इस चैनल पर आप सभी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तैयारी होता है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक युक्ति है दोस्तों जो परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और इसका जस्ट उल्टा होता है दोस्तों जेनरेटर। सबसे पहले यहाँ पर आंसर बता देते हैं, बोलेंगे सर आंसरवा नहीं बताएं, ठीक है। चलिए इसका जो बी नंबर इसका राइट आंसर है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत मोटर, ठीक है। और अगर जेनरेटर का बात आए तो दोस्तों जेनरेटर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। और 27 जो मार्च का क्वेश्चन पेपर दोस्तों जल्द प्रोवाइड करा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, बिंदास पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए 14 नंबर के जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जल का विद्युत अपघटन यानी कि यहाँ पर जल टूट रहा है, किसी चीज में अगर कोई टूट रहा है दोस्तों, टूट रहा है तो वियोजन होता है। क्या? तो वियोजन, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और किसी चीज का जुटना संयोजन होता है, वियोजन के उल्टा, ठीक है। चलिए अब 15 नंबर है दोस्तों। 15 नंबर में एक आपका दे दिया है, क्या दिया है जी, कि CuO प्लस H2, एरो का निशान देखिए, CO अलग हो गया, ठीक है, और H2 के साथ O जुट गया, ये क्या हो गया? दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? उपचयन किसका हो रहा है? आपको पता है उपचयन उसी का होगा जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। ऑक्सीजन की वृद्धि किसमें हो रही है? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, यहाँ पर बेचारा H अकेला था, ठीक है, हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन इधर हाइड्रोजन जो है O के साथ अभिक्रिया कर लिया, और इस प्रकार से हाइड्रोजन का यहाँ पर हो रहा है उपचयन, ठीक है। अब चलिए 16 नंबर में दोस्तों एक चित्र दिया गया, ठीक है, चित्र को समझ लीजिए, नहीं समझते कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बिंदास पढ़िए, भारत माता की जय लगाइए, ठीक है। अब चलिए दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है, ये आपका चित्र है, और किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पर देखिए परख नली है, धागा है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, लोहे के कील है। अब चलिए इसका सूत्र आपको बता देते तो बिंदास मारिएगा, ठीक है। यानी कि कील दोस्तों Fe प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, और ये बेचारा कील जो है, कील बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बेचारा नहीं है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है, घमंडी भी है। चलिए अब Cu जो है बेचारा अकेला है, अकेला नहीं, इसके साथ जुड़ा भी है, लेकिन ये अब जो है अकेला होने वाला है। किस प्रकार से अकेला होगा? क्योंकि जो आपका जो है दोस्तों यहाँ पर Fe जो है ये Cu के मुकाबले में ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो Fe जो कहेगा Cu को तुम जा घर, और हम जो है सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, सल्फेट के साथ। तो यहां पर दोस्तों अब अगर सूत्र बन जाएगा FeSO4 और Cu बेचारा अलग, टाटा बाय सूत्र है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर जो है विस्थापन हो रहा है, एक चीज का विस्थापन हो रहा है, यानी कि आपका यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 17 नंबर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो 17 नंबर दोस्तों प्रश्न यह पूछता है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक का कौन उदाहरण है? तो आपको पता है लिटमस पत्र प्राकृतिक सूचक का वो आपका जो है एक उदाहरण है। चलिए और हल्दी भी दोस्तों आ जाए तो हल्दी भी आपका जो है प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब 18 नंबर में कि किसी विलयन का पीएच मान 10 है, ध्यान सुनिए, किसी विलयन का पीएच मान 10 है तो वह निम्नलिखित में से क्या होगा? ध्यान सुनिएगा, 10 से यानी कि 7 से ज्यादा क्षार, 7 से कम अम्ल और 7 उदासीन, और जल हमेशा उदासीन होता है। और यहाँ पर जल के जितना भी पास यहाँ पर इससे ज्यादा होगा, 7 से जितना भी ज्यादा होगा वो आपका क्षार कहलाएगा, ठीक है, क्षार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 19 नंबर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करते चलिएगा, और 27 मार्च को गर्दा उड़ाते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर के दिया गया चित्र का, यहाँ पर दिया गया चित्र क्या सूचित करता है? सूचित तो बहुत भयंकर कर रहा है जी, क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर दोस्तों हाथ था, ठीक है, कुछ भी हाथ है और हाथ पे अम्ल की बारिश कर रही है। ध्यान सुनिएगा, हाथ है और हाथ पे अम्ल की बारिश कर रही है तो क्या होगा? हाथ गलेगा। तो ये दोस्तों एक आपका चेतावनी चिन्ह है कि सांद्र तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। चेतावनी चिन्ह यानी कि डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा। और बढ़ते हम लोग 20 नंबर इमली खट्टे मीठे की तरफ, ठीक है। अब चलिए 20 नंबर की इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टा, बहुत ज्यादा खट्टा इमली होता है दोस्तों, और इसमें टारटेरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, टारटेरिक इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब आता है 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर यह बोलता है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु बोला है, धातु बोलेगा तो दूसरा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अधातु बोला है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर ये ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन एक ऐसे अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक कर ऊपर देखिए पारा भी दे ले, तो क्या पारा इसका राइट आंसर होगा? जी बिल्कुल नहीं। अगर धातु की बात आए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, वीडियो को छोड़ के मत जाइए। धातु की जो बात आए तो यहां पर पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 22 नंबर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 22 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब 23 नंबर बोलता है कि आधुनिक आवर्त श्रेणी किस आधार पर बना है? परमाणु संख्या पर बना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार से। तो परमाणु संख्या 1 2 3 4 होता है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब 24 नंबर यह बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अभिक्रियाशील है? ध्यान रखिएगा, जो यहां पर जो बोला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। पोटेशियम के बाद सोडियम आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मैग्नीशियम के बाद दोस्तों एल्युमिनियम आता है। तो सबसे पहले कौन आया? पोटेशियम आया। कौन आया? पोटेशियम आया। पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 25 नंबर आप बोलता है कि पृथ्वी के भूपट्टी में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दोस्तों खनिज, और खनिज से हम लोग आयस्क प्राप्त करते हैं, और आयस्क से हम लोग गेंग प्राप्त करते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है, कि यहाँ पर पृथ्वी की भूपट्टी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व के यौगिक को क्या कहते हैं? तो कह दीजिएगा खनिज कहते हैं, और खनिज से आयस्क, और आयस्क से गेंग होता है। चलिए अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 26 नंबर, ठीक है। तो 26 नंबर आ गया दोस्तों यहाँ पर एल्कोहल से संबंधित, ठीक है, यानी कि शराब से संबंधित। चलिए शराब से संबंधित 26 नंबर बोलता है प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है? प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह है? अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्कोहल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोपेनॉल यानी कि C3, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों इसका सूत्र हम लोग लिख देते हैं, C3 होता है, और आपका H जो है दोस्तों ये हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 8 और 1 कम 7, ठीक है। यहाँ पर OH लास्ट में जोड़ दीजिएगा। OH अगर जहां भी ऑप्शन में देखिए ये एल्कोहल है दोस्तों, एल्कोहल है, ठीक है, शराब मुक्त है, ठीक है। चलिए यानी कि शराब जो है यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है इसका। चलिए अब 27 नंबर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? तो जल का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना होता है, लेकिन किसी भी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होता है, ठीक है। इसी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 28 नंबर हम लोग बढ़ते हैं। तो 28 नंबर यह कहता है कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधे में से किस दिशा में होती है? पौधे में किस दिशा में होती है? यहाँ पर फ्लोएम से खाद्य पदार्थ का परिवहन किस दिशा में होती है? चलिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। और मेरा स्ट्रक्चर कैसा लगता है कमेंट में बोलिएगा, ठीक है। ये चलिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, यहाँ पर एक पेड़ हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी पत्ता, बहुत सारे पत्ते, ठीक है। ये आपका जड़ हो गया, जड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पत्तियां हैं, ठीक है, ये आपका खाना बना रही है। तो खाना बनेगा तो क्या सिर्फ और सिर्फ जड़ को देगी? क्या अपने जो ग्रुप में भी बांटेगी, पूरा यहाँ पर डाली को खिलाएगी, पत्ते को खिलाएगी? तो दोस्तों जो पत्तियां जो खाना बनाती है, भोजन बनाती है, वो नीचे भी पहुंचाती है और ऊपर भी पहुंचाती है, जितना भी ऊपर इसका पेड़ जाया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ठीक है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए तो दोस्तों 29 नंबर का जो प्रश्न पूछता है, ठीक है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क की दोस्तों रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को वृक्काणु कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो कुछ थोड़ा सा छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर नो हो जाएगा, ठीक है, वृक्काणु इसका राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत मत लीजिएगा, 27 तारीख का जो एग्जाम होगा, ठीक है, 27 मार्च को आपका 27 मार्च को जो एग्जाम हो, क्वेश्चन पेपर लेकर आने वाले, दिक्कत मत लीजिएगा जरा सा, ठीक है। 30 नंबर बोलता है कि फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायित्व है? ठीक है, फल को पकाने के लिए दोस्तों एथिलीन जो है एक हार्मोन है जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है। चलिए अब 31 नंबर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 31 नंबर है, ठीक है, कि एस्ट्रोजेन स्रावित होते हैं, कहाँ होते हैं? तो ये दोस्तों आपका जो है अंडाशय द्वारा होता है, ठीक है, अंडाशय द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 32 नंबर है। तो 32 नंबर कहता है कि नर युग्म और मादा युग्म के
संलयन को क्या कहते हैं? सो संलयन को दोस्तों निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब 33 नंबर दोस्तों, और यहाँ पर देखिए झारखंड बोर्ड ये क्या किया है, तो यहाँ पर एनसीईआरटी को छाप दिया है। ठीक है, कॉपी करके, ठीक है, क्रॉप करके। चलिए अब 33 नंबर है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन होना है, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है मुकुलन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुकुलन हो रहा है इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुकुलन, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 34 नंबर। तो 34 नंबर दोस्तों यह कहता है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है। पक्षी और चमगादड़ के पंख दोस्तों समरूप होते हैं लेकिन समजात नहीं होते। ध्यान रखिएगा, समरूप होते हैं लेकिन समजात नहीं हो, तो समजात का उल्टा हो जाएगा असंजात। ठीक है, समजात का उल्टा हो जाएगा असंजात। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर, और मेंडल साहब का आ गया। ठीक है, तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मेंडल अपने प्रयोग के लिए दोस्तों मटर के पौधे को चुना था। और आप सभी मटर खाते हैं या नहीं खाते हैं, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 36 नंबर यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर उत्पादक, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक, उत्पादक बोला दोस्तों, यानी कि वो जो उत्पादक इसका घास हो जाए। ठीक है, घास दोस्तों इसका जो उत्पादक हो जाए। ठीक है, घास इसका क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। अब उसी से संबंधित 36 नंबर यहाँ पर 37 नंबर बोल दिया है कि किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। देखिए जो आपका पौधा था, ठीक है, तो ये तो उत्पाद हो गया, और इससे दोस्तों कोई खाया, कोई जानवर खाया, ठीक है, गाय बकरी भैंस कोई भी खाया, तो ये दोस्तों आपका प्रथम पोषीय स्तर ये हो जाएगा, प्रथम पोषीय स्तर ये। लेकिन मनुष्य दोस्तों यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में गाय बकरी भैंस भी रहे तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 38 नंबर का आता है कि ओजोन परत के उपक्षय के लिए जिम्मेदार है, उपक्षय के लिए, ठीक है, अपक्षय के लिए यहाँ पर, ठीक है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए जिम्मेदार है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस और कोयला, तीनों का तीनों जैव मात्रा का यहाँ पर ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, लेकिन किसी भी प्रकार से नवीकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अब 40 नंबर प्रश्न बोलता है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। 27 मार्च का दोस्तों जो आपका विज्ञान का जो पेपर आएगा उसका क्वेश्चन पेपर दोस्तों जल्दी अपलोड करने वाले। ठीक है, यहाँ पर देखिए पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम दोस्तों 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लिए, जो कि कुल मिला के 40 प्रश्न मॉडल पेपर में था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।